स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। हेलो एवरीवन, खमा गणेश, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे इंसिडेंट, ऐसी कहानियां आती हैं जो हमें सोचने पर ही मजबूर कर देती है कि दुनिया में क्या क्या चीजें पॉसिबल है, कैसे कुछ इंसान कुछ स्पेसिफिक टाइप का नॉलेज गेन कर कर सुपरनेचुरल पावर्स को अपने फायदे के लिए यूज कर लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपका रास्ता गलत है तो आपको उसका दुष्परिणाम मिलता है। जी हाँ, कुछ ऐसा हमारे आज की इस कहानी में, जहां एक इंसान का सामना हुआ एक ऐसे राज से जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, और फिर शुरू हुआ खेल चालाकी और डर का। क्या आप तैयार है ऐसे सफर पे चलने के लिए जो आपके होश उड़ा दे? एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है आम के एक बगीचे से, लेकिन खत्म होती है एक ऐसे मोड़ पर जहां पर कल्पना और सच्चाई एक हो जाती है। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी है तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर हमसे इन्हें शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिक स्टोरीज आपको मिलने वाली हमारे इस चैनल पर, जिसका नाम है प्रिंस सिंह। ये कहानी हमारे साथ शेयर की है किया ने, और ये जो इंसिडेंट हुआ है वो इनके गांव में हुआ था। ये यूपी के प्रतापगढ़ जिले से बिलोंग करती हैं, और ये बात बहुत पुरानी है जब इनकी नानी भी एक छोटी बच्ची हुआ करती थी। ये इनके नानी के गांव की एक कहानी है जो पूरे गांव के अंदर बहुत फेमस है, और ये कहानी है एक ओझा की जिसका नाम था बनबीर। बनबीर अपने गांव का एकमात्र अकेला ओझा था, और गांव के अंदर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुआ करती थी वो बनबीर के पास जरूर जाया करते थे। अब आप समझ सकते हैं मोनोपोली थी यहाँ पर बनबीर की। तो बनबीर का जो नेचर था वो बहुत ही रूड था। वो होता है ना, आप किसी से बात करने जाओ तो भी आपको डर लगता है कहीं ये भड़क न जाए। कुछ ऐसा ही नेचर था बनबीर का। गांव के बहुत कम लोग थे जो बनबीर से डायरेक्टली बात किया करते थे, और उनमें से एक थे किया की नानी के पिताजी, जिनका नाम था शंभू। बनबीर की अगर बात करें तो जैसा उसका एटीट्यूड था वैसा उसका बॉडी स्ट्रक्चर था। वो 6 फुट लंबा हट्टा कट्टा आदमी था, और इसी वजह से उसका जो एटीट्यूड था लोगों से बात नहीं करने का, वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं जचता भी था। बनबीर यहाँ पर कोई नॉर्मल चलता फिरता ओझा नहीं था। उसको बहुत सारी तंत्र शक्तियों का ज्ञान था और कई सिद्धियां प्राप्त थी। इतना हट्टा कट्टा और अच्छा सुंदर होने के बावजूद भी उसने अभी तक शादी नहीं की थी, और गांव में वो सिर्फ तभी लोगों से मिलता था जब उनको कोई पैरानॉर्मल दिक्कत हो। कोई अगर बनबीर से मिलना चाहता है तो वो तब तक उससे नहीं मिल सकता जब तक बनबीर उस चीज की इजाजत ना दे। बनबीर की शक्ति अगर मैं आपसे बात करूं तो उसे बिन बताए पता लग जाता था कि सामने वाला उसके सामने क्या परेशानी लेकर आया हुआ है, और इसी वजह से गांव के लोग बनबीर की बहुत इज्जत किया करते थे। और इसी वजह से हर शाम बनबीर के घर पर गांव के किसी न किसी एक घर से खाना जाया करता था। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि बनबीर दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाता था, और अगर दिन में कोई उसके लिए खाना लेकर आए तो उन्हें साफ साफ मना करके वापस भेज देता था। इस ओझाई और तंत्र विद्या के अलावा बनबीर क्या करता है इसकी भनक गांव में किसी को भी नहीं थी। पूरे गांव में सिर्फ एक आदमी था, वो थे शंभू, जो कि किया की नानी के पिताजी थे। आपसे उनको शंभू ही बोला करेंगे, जिन्हें पता रहता था कि बनबीर कब और कहां मिलेगा। यानी उनका बनबीर से ठीक ठाक बोलचाल था, एक तरह की दोस्ती थी, और वो बनबीर की जो भी बातें थी उनको राज की तरह अपने दिल के अंदर दबा के रखते थे। तो उस वक्त गर्मियों का समय था, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है पहले लोग गांव में सूरज उठने से पहले ही उठ जाया करते थे। आज भी ऐसा होता है कि सूरज उगने से पहले गांव के अंदर लोग उठ जाते हैं। तो इस गांव के लोग भी उठकर आम के जो बगीचे थे जहां पर आम और महुआ के पेड़ हुआ करते थे, तो वहां जाकर रात में जो आम गिरे हुए हैं और जो महुआ के बीज गिरे हुए हैं स्पेशली, क्योंकि महुए का पेड़ बिल्कुल सीधा होता है, उसके ऊपर चढ़ना आसान नहीं होता है, तो ऊपर से जो महुआ गिरा हुआ होता था वो उसे इकट्ठा करते थे और उसको बेचकर थोड़े बहुत पैसे उन्हें मिल जाया करते थे। आज भी यूपी के कई गांवों में महुआ को इकट्ठा करना और उसे बेचना इनकम का एक सोर्स होता है। अगर आप लोगों को वैसे किसी गांव के बारे में पता है या आपके गांव में ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस टाइम की जब गांव के अंदर घड़ियां नहीं हुआ करती थी और लोग अंदाजे से ही
टाइम का पता लगाया करते थे। तो ऐसे ही एक सुबह बनबीर की आंख खुली। उस टाइम पर अंधेरा बहुत था, लेकिन बिना कुछ सोचे बनबीर जो है वो खेतों की तरफ निकल जाता है। खेतों में जाकर फ्रेश होकर जब वो वापस आने वाला होता है, तो जैसे वो गुजर रहा होता है उस आम के बगीचे के पास में से, उसे एकदम से पेड़ पे से कुछ आम गिरने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर वो सोचता है कि यार आज के दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी है, ताजा ताजा आम गिरे पेड़ पे से, क्यों ना मैं आम इकट्ठे करके ले चलूं। तो वो उस आम के बगीचे में जाता है उन आमों को इकट्ठा करने। वो उन आमों को बटोरने के लिए उस आम के पेड़ की तरफ बढ़ता है, तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। उस आहट से उसे थोड़ा अजीब सा लगता है और तभी उसका ध्यान एक बात पर जाता है कि उसे अपने घर से इधर आए हुए करीबन 1 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक भी सूर्योदय नहीं हुआ है। आसमान के अंदर तारे भी चमक रहे थे और ये सब देखकर वो समझ गया था कि अभी भोर नहीं हुई है। वो रात में ही उठकर आम की बाग में आ गया है। तभी उसे अपनी आंख के कोने से थोड़ी दूर एक परछाई दिखाई देती है। एक परछाई जिसने लाल कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर बनबीर ये समझ गया था कि कोई नॉर्मल चीज नहीं, और इस चीज से कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे टैकल करना है, बनबीर से ज्यादा अच्छे तरीके से कौन जान सकता था। वो नाटक करता और अपनी लालटेन उठाकर आम ढूंढने लगता है। वो जैसे वो आम ढूंढने लगता है कि तभी वो परछाई जो उसे थोड़ी दूर खड़ी हुई थी एकदम से उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है, और उसके पीछे खड़े होने का एहसास बनबीर को साफ साफ हो रहा था। बनबीर ने बिना पीछे मुड़े अपना काम जारी रखा और वो आम ढूंढने का नाटक करता रहा। तभी उसके पीछे से एक औरत की आवाज आती है और वो कहती है, हम बीनबे ही तो रहता है आम। उसकी बात सुनकर बनबीर बिना पीछे मुड़े बोलता है कि आसपास जितने भी आम हैं सब कुछ बीन कर दो। वो थोड़ी कड़क आवाज में बोलता है। उसकी बात सुनकर वो जो औरत थी, जो औरत की परछाई थी, वो बनबीर को क्रॉस करके आगे निकलती है, और जैसे ही वो बनबीर को क्रॉस करती, बनबीर अपने पायजामे से चाकू निकालता और फटाक से उसकी काट देता है। अपनी चोटी करती हुई औरत बहुत तेज चिल्लाती, इतना तेज कि जो भी परिंदे बैठे हुए थे पेड़ों के आसपास सबके सब उड़ जाते हैं, और वो गिड़गिड़ाकर बनबीर से अपनी चोटी मांगने लग जाती है। बनबीर उस चोटी में अपने कुछ मंत्र पढ़ता और मंत्र पढ़ने के बाद बोलता है कि आज के बाद जो मैं कहूंगा वही तू करेगी, तू मेरे साथ रहेगी और मेरे सारे काम करेगी। बहुत गलत इंसान के पाले पड़ गई है तू। इधर वो औरत बहुत गिड़गिड़ाती और बोलती है कि हाँ तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, लेकिन मुझे मेरी चोटी वापस दे दो। एक्चुअली उस औरत की सारी शक्तियां उस चोटी के अंदर थी, और उस चोटी का अब जो चोटी थी वो बनबीर के कब्जे में थी, तो वो औरत उसकी गुलाम हो गई थी, और अब जो बनबीर चाहेगा वो उस औरत को करना होगा। वो आई तो बनबीर का शिकार करने थी, उसे एक नॉर्मल आदमी समझकर, लेकिन वो खुद उसकी गुलाम बनकर रह गई। बनबीर उसे डपट देता है, डांट देता है, और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। अपने घर ले जाने के बाद वो उसे अपने घर के सारे काम करवाता, खाना बनवाना, बर्तन धुलवाना, अपने कपड़े धुलवाना और घर की साफ सफाई करवाना। इसी के साथ साथ बनबीर ने उस औरत से कह दिया था कि तू मेरे अलावा गांव में किसी और शख्स को दिखाई नहीं देगी। अगर तू किसी और को दिखाई दी तो मैं तेरी चोटी को जलाकर तुझे और तेरी शक्तियों के अस्तित्व को खत्म कर दूंगा। उस औरत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और वो इस चीज के लिए राजी हो जाती, लेकिन साथ ही साथ वो बनबीर से एक शर्त रखती है, क्यों कहती कि मैं तुम्हारे सारे काम करूंगी, जो तुम कहोगे वो करूंगी, लेकिन तुम मुझे कभी खाली बैठने नहीं दोगे। अगर मैं खाली बैठ गई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी और तुम्हें मेरी चोटी वापस करनी पड़ेगी। अब आप खुद सोचें, अगर आपके पास ऐसी कोई शक्ति आ जाए, वो आपसे बोलेगा सारे काम कर दूंगी, बस मुझे खाली मत बैठने देना, तो आपको लगेगा हाँ यार ये कोई बड़ी बात थोड़ा ना है, ले चलता हूं उसको साथ में। तो बनबीर को भी ये लगा शुरू में कि वो उसको कोई ना कोई काम देता ही रहेगा, लेकिन जब चीजें शुरू हुई और बनबीर उस औरत को कोई भी काम देता तो कुछ मिनटों के अंदर उस काम को खत्म करके वो बैठ जाती, और जैसे वो खाली बैठती वो बहुत तेज चिल्लाना शुरू करती। ये चीखें वैसे बनबीर के अलावा किसी और को सुनाई नहीं आती थी, लेकिन ये चीखें बनबीर के कानों में बहुत चुभती थी, और उसके लिए उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता था, और फटाफट से वो उसको कोई दूसरा काम देता था जिसे वो फिर से मिनटों के अंदर खत्म कर देती थी। बनबीर समझ गया था कि वो ये जानबूझकर कर रही है ताकि बनबीर उसे उसकी चोटी देकर वहां से भगा दे, लेकिन बनबीर उसको इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था, और जाने भी क्यों देगा। उसे एक फ्री की मेड जो मिली हुई थी, जो उसके लिए हर एक काम कर सकती थी। तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने ये बात शंभू जी से डिस्कस की और उनसे बोला कि यार इसका कोई उपाय निकालो, मेरे पास ऐसी ऐसी ताकत आ गई है। अब होता ना, हर आदमी अपना राज किसी ना किसी से डिस्कस करना चाहता है, एक फ्रेंड होता है जो हर कोई ढूंढता है, और जो शंभू जी थे वो बनबीर के फ्रेंड थे। जब उनको ये बात पता लगी तो उन्होंने बोला, अरे यार तुम इतना परेशान क्यों होते हो, तुम एक काम करो, उससे जो भी काम करवाना वो करवा लिया करो, और फिर उसके बाद तुम अपने आंगन के अंदर एक लंबा सा बांस गाड़ दो।
और बांस गाड़ कर जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो उससे बोलो कि इस बांस के ऊपर चढ़े नीचे उतरे, ऊपर चढ़े नीचे उतरे, तब तक जब तक तुम उसे कोई दूसरा काम नहीं दे देते हो। बनबीर को ये बात समझ में आ गई कि उसे क्या करना है। उसने ऐसा ही किया। अब वो घर पहुंचता, उस औरत को काम देता और जब काम खत्म होता उससे बोलता कि इस बांस के ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो। अब ऐसे ही कुछ दिन बीते, सब कुछ बढ़िया चल रहा था और बनबीर अब गांव वालों से खाना भी नहीं लेता था। जब गांव वालों ने उससे पूछा तो उसने बोला कि अब वो खुद ही बनाकर खा लेता है, उसे खाने की जरूरत नहीं है। और आप जानते हैं किसी की ज्यादा हिम्मत नहीं थी बनबीर से कुछ भी पूछने की। ये चीजें चलती रही। फिर एक दिन की बात है जब बनबीर अपने घर पर नहीं था और गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते बनबीर के घर के आसपास आ गए। वैसे तो बच्चे बनबीर को बहुत अच्छे से जानते थे और उससे डरते भी थे, इसलिए कोई भी उसके घर के आसपास नहीं जाता था। लेकिन उस दिन उसके घर के आसपास खेलते खेलते एक बच्चा जिसका नाम अशोक था, उसकी नजर बनबीर के घर पे पड़ी। अब बनबीर के घर का मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूं तो जैसे पुराने गांवों के अंदर घर हुआ करते थे। एक कमरा था, कमरे के बाहर 4 दीवारें थी जो कि मिट्टी की बनी हुई थी। बीच में आंगन था जिसकी कोई बहुत ऊंची ऊंची दीवार नहीं थी, है ना, मतलब छत तो होती नहीं थी। तो बाहर से अगर आप देखो तो कोई चीज अगर ऊंची है आंगन के अंदर लगी तो वो दिखती थी। तो जो अशोक था उसको बनबीर के घर के आंगन में एक बांस खड़ा हुआ गड़ा हुआ दिखाई दे रहा था और उस बांस को देखकर उसे बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि आसपास कहीं भी हवा नहीं चल रही थी और वो बांस बहुत तेज तेज हिल रहा था, जैसे कोई नीचे से पकड़ के उस बांस को बहुत तेज तेज हिला रहा हो। उसे कुछ समझ में नहीं आया। अब क्यूरियोसिटी की वजह से वो उस घर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। जैसे वो घर के थोड़ा पास जाता है, बाकी के बच्चे बोलते हैं कहाँ जा रहा है, बनबीर चाचा ने देख लिया तुझे तो बहुत मारेंगे, चल यहां से। और इतना कहकर वो सारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन पता नहीं अशोक के दिमाग में क्या चल रहा था, उसने उन बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे उस घर की तरफ और बढ़ने लगा। और तब तक मतलब उसे दूर से जब वो बांस बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा और वो बांस अभी भी बहुत तेज तेज हिल रहा था। जब वो बहुत घर के करीब पहुंच गया तो उसे एक औरत के खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई दी। उसे बड़ा अजीब लगता है कि जहां तक उसे पता था बनबीर की शादी नहीं हुई थी, उसके घर में से औरत की आवाज कैसे आ रही है। और वो जानने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ता है। उसका मेन गेट होता है, लकड़ियों के जो गेट होते हैं बीच में सुराख होता है, उस सुराख से वो अंदर झांकने की कोशिश करता है कि आखिर अंदर कौन है। और जैसे ही वो अंदर देखता है, अंदर से वो औरत भी उसको डराने के लिए देखती है। उसको देखते हुए पीछे भागता हुआ बहुत तेज चिल्लाता हुआ भागता है और जैसे ही वो भागता है उसका पैर चावल की एक डेहरी से टकराता है। आप में से जिन लोगों को डेहरी नहीं पता, मैं उसका थोड़ा आइडिया देता हूँ। डेहरी बेसिकली टिन का एक ड्रम होता है जिसमें चावल अनाज ये सब स्टोर किया जाता है। उसमें ऊपर तो ओपनिंग होती है, नीचे भी एक बिल यानी होल टाइप का बनाया जाता है जिससे अनाज या सामान को आसानी से बाहर निकाला जा सके। अशोक का पैर उसी बिल पर पड़ता है और उसमें उसका पजामा अटक जाता है और हड़बड़ी में उस अपने पजामे को खींचता है। उसके पजामा खींचने के साथ साथ ही वो जो ढक्कन था उस बिल का वो खुल जाता है। अशोक तो भाग जाता है लेकिन वो ढक्कन खुलने की वजह से उस डेहरी में से चावल बाहर निकल जाते हैं और सिर्फ चावल नहीं, चावल के साथ साथ निकलती है उस औरत की चोटी। ये सब वो अंदर मौजूद औरत देख लेती है और अशोक के भागने के बाद वो दरवाजा तोड़ के बाहर आती है और अपनी चोटी लेकर वहां से चली जाती है। कुछ देर के बाद जब बनबीर वापस अपने घर पर लौटता है तो डेहरी खुली हुई देखकर और दरवाजा टूटा हुआ देखकर वो समझ जाता है कि बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। वो समझ गया था कि कोई ना कोई उसके घर में आया था और उसने उस चुड़ैल को आजाद कर दिया है। वो बहुत ही गुस्से के अंदर गांव में पहुंचता है और चिल्लाता हुआ बोलता है कि कौन आया था मेरे घर पे, किसकी हिम्मत हुई मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर के आसपास आने की। लेकिन गांव में से कोई भी जवाब नहीं देता है। लेकिन तभी कुछ बच्चे वहां पर आते और बोलते हैं कि चाचा अशोक गया था तुम्हारे घर पे। तो उसने ध्यान से देखा तो वहां पर सारे बच्चे थे लेकिन अशोक नहीं था। ये चिल्लाहट सुनकर अशोक की मां भी वहीं पर खड़ी मतलब वहीं पर आती है और आकर बोलती है कि अशोक तो तुम लोगों के साथ गया था, कहां पर है वो अभी तक घर नहीं आया है। तो सब बच्चे बताते हैं कि जब अशोक बनबीर चाचा के घर के पास जा रहा था तो हमने उसको मना किया और जब वो नहीं माना तो हम सब तो उसको छोड़ के भाग के आ गए, तब तक तो वहीं पर था। उसके बाद क्या हुआ हम सबको नहीं पता। अब सारे गांव में हड़कंप बन जाता है कि अशोक यहां से गायब है। गांव के हर कोने में अशोक को ढूंढा जाता है और ढूंढते ढूंढते सब लोग पहुंचते हैं वो आम के बगीचे के पास। वहां पर उन्हें अशोक के हंसने की आवाज आती है और जब वहां पर कुछ लोग पहुंचकर देखते हैं
तो अशोक एक महुए के पेड़ के सबसे ऊंचे वाली डाल के ऊपर बैठा हुआ था। ऊपर बैठा बैठा वो हंस रहा था और कच्चे महुए को तोड़कर खा रहा था और उसके बीज सबके ऊपर फेंक फेंक के मार रहा था। अगर आप लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते होंगे, जो लोग यूपी से हो तो स्पेसिफिकली ये जानते होंगे कि महुए से शराब बनती है। पहली बात, महुए का पेड़ बिल्कुल सीधा होता है और उस पर इतनी आसानी से कोई भी चढ़ नहीं सकता है। और यहाँ पर अशोक जो कि एक छोटा बच्चा था, वो उस महुए के पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाल के ऊपर बैठा हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, महुए को ऐसा सीधा ही डायरेक्टली खाया नहीं जाता है और वो आराम से उनको कच्चे महुए को चबा चबा के खा रहा था। उसको देखकर सभी गांव वाले शॉक्ड थे, लेकिन बनबीर को पता था कि यहाँ जो भी चल रहा है उसकी वजह क्या है, कैसे अशोक उस महुए के पेड़ के ऊपर पहुंच गया। तभी अशोक बनबीर को अपनी चमकती आंखों से देखता और बोलता है, क्यों रे बनबीर, मुझे अपने घर में बंदी बनाएगा, फेंको इसे नीचे। अभी अशोक की मतर रोते हुए वहां से आती है और बनबीर से बोलती है, बनबीर भैया बचा लो मेरे अशोक को, देखो ना इसको क्या हो गया है। तो बनबीर उससे बोलता है, भाभी आप थोड़ा शांति रखिए, मैं संभाल लूंगा, इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन वो आपका नाम लेकर औरत की आवाज में क्यों बोल रहा है, क्या किया है आपने हमारे बाबू को? तो बनबीर उससे बोलता है, मैंने किसी को कुछ नहीं किया है, ये तुम्हारा बाबू ही मेरे घर के अंदर ताक झाक कर रहा था। समझाओ अपने बच्चों को कैसे किसी घर में ताक झाक नहीं करते, ये सब उसी का फल है। ये सुनकर वो थोड़ा शांत हो जाती है। उनके शांत होने के बाद बनबीर अशोक से बात करता है, उसे नीचे आने को बोलता है, उसे बहुत समझाता है, लेकिन अशोक नीचे आने को तैयार नहीं होता है और बार बार वो कूद जाने की धमकी दे रहा था। जब नॉर्मल तरीके से बात नहीं बनी तो बनबीर गांव वालों से बोलता है कि आप सब लोग यहां से चले जाइए, मुझे इससे अकेले में बात करनी है, आप लोग चिंता मत करें, अशोक को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। इतना बोलते ही गांव वालों ने बोला, नहीं हम सब लोग यहां से नहीं जाएंगे, बच्चे कुछ हो गया तो। और उधर अशोक की मां तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने बार बार गांव वालों को बहुत समझाया कि मैं आप सब लोगों के सामने इससे डील नहीं कर सकता, आप लोगों को ऐसे जाना होगा। जब उसके समझाने पर लोग नहीं माने तो जो शंभू जी थे, किया की नानी के पापा, और ये बनबीर, इन दोनों ने मिलकर गांव वालों को समझाया। तो इनके जो शंभू जी थे, इनके जो नाना जी थे, उनकी बात मतलब पैर चला करती थी गांव में। तो उन्होंने सबको समझाया, गांव के सरपंच को समझाया, तब कहीं जाकर सब गांव वाले वहां से निकले। उनके जाने के बाद वहां पर सिर्फ दो ही लोग रह जाते हैं, एक बनबीर और एक शंभू जी। करीबन 2-2.5 घंटे के बाद वो दोनों अशोक को लेकर उसके घर पर जाते हैं, वहां पर छोड़ते हैं। उसके घर के बाहर पूरा गांव बैठा हुआ था, उनकी आंखों के सामने वो सब अशोक को उसकी माँ के पास छोड़ते हैं। सब लोगों ने बनबीर से पूछा कि क्या हुआ क्या हुआ, शंभू जी से पूछा क्या हुआ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद बनबीर अपने घर पर चला गया और अगले 2-3 दिन तक वो अपने घर से बाहर नहीं निकला। गांव वालों के लिए बिल्कुल ही नॉर्मल था, क्योंकि बनबीर पहले भी कई बार अपने घर से 2-2, 3-3 दिन तक बाहर नहीं निकलता था। जब करीब 1 हफ्ता हो गया और बनबीर बाहर नहीं निकला, तो गांव के अंदर सुगबुगाहट होने लगी कि आखिर बनबीर बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हो कि 7-8 दिन तक बनबीर अपने घर से बाहर नहीं निकला हो। सारे गांव वाले इकट्ठा हुए और उसे चेक करने के लिए वहां पर पहुंचे, और जिस अनहोनी की उन लोगों को आशंका थी वही हुई। बनबीर के घर में उन लोगों को मिली बनबीर की लाश, जो कि बिल्कुल नग्न अवस्था में थी। ये देखकर गांव के लोग बुरी तरह से घबरा गए और उन्होंने घबराते हुए शंभू जी से पूछा कि आखिर ये सब क्या हुआ है, क्योंकि उस दिन वहां पर सिर्फ 2 लोग थे, एक बनबीर और दूसरा शंभू जी। शंभू जी ने गांव वालों की बात का जवाब दिया कि बनबीर का वक्त आ गया था। तो जो गांव के सरपंच थे उन्होंने कहा, वक्त आ गया? ऐसे कैसे अचानक से वक्त आ गया? तुम जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हो, सच सच बताओ, उस दिन जब बनबीर ने और तुमने हम गांव वालों को वापस भेज दिया था, उसके बाद वहां पर क्या हुआ? सरपंच की बात सुनकर सारे गांव वाले चले गए, हाँ बताओ, हमें सच जानना है कि आखिर वहां पर क्या हुआ। शंभू जी ने कहा कि तुम लोग जो जानना चाह रहे हो वो एक राज ही रहे तो अच्छा है। उस दिन जो भी हुआ उसे मैं एक दर्दनाक हादसा समझकर भूल चुका हूं, और अच्छा इसी में है कि तुम लोग भी उसे एक हादसा मानकर ही भूल जाओ। लेकिन इतना कुछ सुनने के बाद कौन उत्सुक नहीं होगा? गांव वालों ने बोला, नहीं, हम लोग को ये जानना है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, तुम हमें सच सच बताओ कि उस दिन क्या हुआ था, हो सकता है कि पूरे के पूरे गांव पर कोई संकट हो। शंभू जी बोलते हैं कि अभी तो कोई संकट नहीं है, लेकिन अगर ये राज खुल गया तो हो सकता है कि कोई संकट आ जाए। तो सरपंच बोलता है, तुम हमें डराकर सच्चाई को छुपाना चाहते हो, सच सच बताओ उस दिन क्या हुआ था। जब शंभू जी को लग गया कि गांव वाले नहीं मानेंगे, तो उन्होंने बोला, ठीक है तो फिर सुनो। उस दिन तुम लोगों के जाने के बाद बनबीर ने अशोक से बात की। दरअसल वो अशोक नहीं, अशोक के शरीर के अंदर वो चुड़ैल थी जिसे बनबीर ने अपने काबू में कर रखा था। वो चुड़ैल बनबीर को उन आम के बागों में मिली थी और उसकी चोटी काटकर बनबीर ने अपने पास रख लिया था और उसको अपने वश में कर लिया था। वो चुड़ैल बनबीर से बहुत ज्यादा नाराज थी, क्योंकि कई महीनों से उसने उसे अपने वश में किया हुआ था और उससे अपने सारे गलत सही काम करवाता था। उस चुड़ैल की सारी शक्तियां उसकी चोटी में थी और उस चोटी को बनबीर ने कहीं पर छुपा दिया था। उस दिन जब बनबीर बाहर गया हुआ था और अशोक उसके घर पर पहुंचा, तो गलती से अशोक ने
उस चोटी को बाहर निकाल दिया और अपनी चोटी मिलते ही उस चुड़ैल को अपनी शक्तियां मिल गई और वापस से अपनी शक्तियां अर्जित करके वो अशोक के शरीर में प्रवेश कर गई और उसके बाद वो उसे लेकर उस महुए के पेड़ पर चढ़ गई। तुम लोगों के जाने के बाद बनवीर ने उससे कहा कि अशोक छोटा बच्चा है, वो उसे छोड़ दे, क्योंकि उसकी जो भी नाराजगी और दुश्मनी है वो बनवीर से है, उसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। तुम इस बच्चे को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। तो बनवीर के इतना कहने के बाद वो कहती है कि जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे नहीं दे सकते हो, और इतना कहकर वो सीधा महुए के पेड़ के डाल से कूद गई और सीधी बनवीर के सामने आके खड़ी हो गई अशोक के शरीर के रूप में। जब वो डाल से कूदी थी तो मैं तो हक्का बक्का रह गया था कि कहीं अशोक जिंदा बचेगा या नहीं, लेकिन उसे तो एक खरोंच तक नहीं आई। नीचे आने के बाद उसने मेरे तरफ एक ऐसे इशारा किया और मैं सीधा पेड़ के पास जाकर चिपक गया और लाख कोशिश करने के बाद भी मैं उस पेड़ से अपने आप को छुड़वा नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद उस चुड़ैल ने रणवीर से कहा कि मैं इस लड़की को तभी छोड़ूंगी जब तू मेरे साथ सुहागरात मनाएगा, और अगर मैं तृप्त हो गई तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन अगर मैं तृप्त नहीं हुई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी और मैं हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहूंगी। रणवीर ने उसकी शर्त मान ली और उससे अपने घर जाने को कहा। रणवीर को यह लगता था कि वो अपनी शक्तियों के द्वारा उस चुड़ैल को वापस से अपने वश में कर लेगा, और इस तरह से उसने अशोक को छोड़ा और हम अशोक को तुम्हारे घर छोड़ गए वापस। उसके बाद रणवीर ने मुझसे कहा कि राज राज रहना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और वो चुपचाप अपने घर चला गया। उसके आगे क्या हुआ मैं भी नहीं जानता, और जो कुछ है सब तुम्हारी आंखों के सामने है। शायद रणवीर उस चुड़ैल को तृप्त नहीं कर पाया है। एक और बात बता दूं, उस चुड़ैल ने कहा था कि अगर रणवीर उसे तृप्त नहीं कर पाया तो वो उसके घर में ही रहेगी, और जो भी कोई पुरुष उसके घर में आया तो वो उसके साथ भी सुहागरात मनाएगी, और अगर वो उसे तृप्त नहीं कर पाया तो उसकी जान ले लेगी। गलती से अगर कोई स्त्री इस घर के अंदर आ गई तो वो उसे मारकर उसका पूरा रूप अपने अंदर समा लेगी। आगे क्या होगा क्या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही पता है। मुझे ये भी नहीं पता कि वो अब यहाँ पर है या फिर चली गई है। ये बात सुनकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। सब लोग बुरी तरह से घबराने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद सब लोगों ने पहले तो बनवीर का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद उस घर के चारों तरफ एक चार दीवारी सी बना दी और किसी दूसरे गांव के एक बड़े पंडित जी को बुलाकर उस पूरे घर को कीलित करवा दिया, और उसके बाद से लेकर कोई भी गांव वाला उस घर के आसपास तक फटकता भी नहीं है। वो घर आज भी एक खंडर की तरह उस गांव के कोने में खड़ा हुआ है, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं जाकर वहां देखने की कि वो चुड़ैल अब भी वहां रहती है या फिर वो वापस से उस आम के बाग में लौट गई है। लेकिन गांव के किसी आदमी का दोबारा कभी उससे सामना नहीं हुआ। शायद वो उस गांव को छोड़कर चली गई है और कहीं और बसती है। तो ये थी एक ओझा, एक तांत्रिक की कहानी जिसने एक चुड़ैल को अपने वश में किया और अपना मतलब उससे साधने लगा, लेकिन जैसे उसे मौका मिला उसने उसको लालच देकर उसकी जान उससे छीन ली, और इस तरह से इन पारलौकिक शक्तियों से खेलने वाले एक इंसान का अंत हुआ और पूरा गांव इस चीज का विटनेस बना। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस इंसिडेंट के बाद वो चुड़ैल इस गांव में रही होगी? अगर आपको कभी ऐसा मौका मिल जाए और आपको ऐसी कोई शक्ति मिल जाए जिसकी चोटी को काटकर आप अपने पास रख लो और अपने वश में कर लो, आप क्या करोगे? कहां उस चोटी को छिपाओगे ताकि उसे दोबारा वो चोटी ना मिल पाए? क्योंकि अगर मिल गई तो आपका हाल भी वो होगा जो रणवीर का हुआ। अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।